Hello, students. Um, so let's start with another chapter for revision, that is sources of finance. बेटा पहले समझ लो कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जिस मनी की ज़रूरत होती है उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू सपोर्ट अ बिजनेस द मनी विच इज नीडेड इज टर्म टू बी एज फाइनेंस। ठीक है, तो बेटा पैसे कैसे भी हो सकते हैं ना, आपके ओन्ड फंड हो सकते हैं, बोरोड फंड हो सकते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत आपको शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब कि वो पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइन, सो देयर आर टू टर्म, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सो we have long term sources of finance and short term sources of finance। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है जिनका पैसा जो आपको रिटर्न करना है वो आपको विद इन एन ईयर नहीं रिटर्न करना है, वो पैसा आपके पास लंबे समय तक के लिए है, तो वो होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि वो पैसा जो है आपका वो कम समय आपके के लिए है, आपके पास विद इन एन ईयर के लिए है और आपको विद इन एन ईयर उसका रीपेमेंट करना है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, so let's start with long term sources of finance। So the very first long term source is equity shares। आपने अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जो शेयर्स है, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थ्रू, शेयर्स के थ्रू हम लोग पैसा लेते हैं जनरल पब्लिक से और उसको बिजनेस में लगाते हैं। तो द सेम इक्विटी शेयर वी आर टॉकिंग हेयर, है ना। और उसी शेयर्स चैप्टर में हमने दो टाइप के शेयर्स पढ़े थे, एक पढ़ा था इक्विटी शेयर्स, एक पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स वो होता है जो पूरा का पूरा रिस्क बेयर करता है और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर दो लॉन्ग टर्म सोर्स आपको दिए हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। देन थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। जब हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व कर कर एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कि आपने अपना जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया, उसको रख लिया बिजनेस में ताकि हम उसको बिजनेस में यूज कर सकें। सो दैट अर्निंग इज टर्म टू बी एज रिटेन्ड अर्निंग्स, रुका हुआ रखा हुआ प्रॉफिट। देन फोर्थ इज डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स हमने आपको बताया था, डिबेंचर्स सेकेंड चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स का। डिबेंचर्स में क्या होता है, हम लोग जनरल पब्लिक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो जो लोन लेने के फीचर्स होते हैं, लोन के जो फीचर्स होते हैं, मोर और लेस फीचर्स वही भी वो डिबेंचर्स के भी होते हैं। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी कमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी इन डिटेल दीज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स। फाइन, so let's start with equity shares। So equity shares refers to a share is the interest of shareholder in the company measured by the sum of money for the purpose of liability and dividend। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब जो कैपिटल है कंपनी की वो आप इशू कर रहे हैं। The capital of a company is divided into number of equal parts, that is known as shares। ठीक है, आपने अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस एक पार्ट को हम कैपिटल शेयर बोलते हैं। ठीक है, उस शेयर को आप मार्केट में सेल करते हैं और जनरल पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और हमको पैसा देती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मनी यू कैन फाइनेंस योर बिजनेस, you can put that money into different projects। तो that is why it is termed to be as long term finance source। ठीक, तो शेयर्स दो तरीके के हो गए, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दोनों ही कैपिटल का पार्ट होते हैं, दोनों के फीचर्स में फर्क होता है। ठीक है, इसके लिए शेयर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। So very important point for you to understand is a public company can issue
public company limited by shares. Mark this word. Public company limited by shares can issue two types of shares. One is equity shares and other is preference shares. अब अगर आप नाम देखोगे इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वल राइट्स और प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है, किसी को प्रेफरेंस दी जा रही है, देन दे आर टर्म टू बी एज प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप the capital of the preference shares is returned first and then the capital of equity shares is returned if the money is left. That is why they are called as preference shares. They get some preferential rights over equity shares. Fine. Now, there are advantages and disadvantages of equity shares. Fine. Now, please remember this thing. In exam, you will be asked to write down equity share advantages from the company point of view and or equity share advantage from investor या shareholder point of view. So, if you will write down general advantages, fine, your answer will be wrong because in exam specifically the advantages asked from some point of view. Fine. If no point of view is mentioned, they are only writing down that you have to give advantages of equity shares. You can write down any advantages from company or shareholder point of view, any point of view. But if specifically they are asking, you have to write down from company point of view or shareholder point of view. Fine. नाउ फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब आपको ये सोचना है कि जब आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में तो कंपनी को क्या फ़ायदा है, ठीक है। देखिए कम इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए जाते हैं और फिर अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। Therefore, there is no burden on earnings. ठीक है, if there will be sufficient profits in the firm, only then the dividends will be declared. So there is no burden on earning. Children, repeat after me. Only then you will be able to learn it. So from company point of view, there is no burden on earning. Then then there is permanent capital. So the equity capital is refunded only at the time of winding up. मतलब उनके जो पैसे आप वापस करते हो वो वाइंडिंग अप यानी कंपनी के लिक्विडेशन या बंद होने के टाइम पर वापस करते हैं। तो ये एक तरीके से परमानेंट कैपिटल है, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इनको वापस करना है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के लिए ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। देन थर्ड इज नो चार्ज ऑन द एसेट। दैट मीन्स company need not to mortgage any of the asset to issue these shares। कंपनी को कोई भी एसेट मॉर्टगेज करना या सिक्योरिटी के तौर पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो इक्विटी शेयर्स को एज इट इज इशू कर सकते हैं। देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। now why it is a source of strength? See, when these equity shares they create the uh, prestige for the company, ठीक है, वो एक प्रेस्टीज फॉर्म करते हैं कंपनी का। दे आर इन्वेस्टमेंट मार्केट में इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यूएशन होती है वो कंपनी की प्रेस्टीज डिनोट करती है, ठीक है। किसी भी कंपनी में आप देखे होंगे जिस कंपनी के शेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस कंपनी को बहुत प्रेस्टीजियस माना जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। गुडविल स्टैब्लिश करने में इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। Then last is small nominal value. That means nominal value means value of one share. Okay. So the value of one share in case of equity share is less in compared to preference shares. तो क्या होता है कि जो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं वो भी इन शेयर्स को खरीद लेते हैं। अगर किसी भी आपने जब कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि वन शेयर रुपीज़ 10 और 50 मैक्सिमम। फाइन। तो क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू बहुत कम है। अगर नॉमिनल वैल्यू कम होती है तो जनरल पब्लिक बहुत जल्दी शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है। सो
Repeat after me. What are the advantages of equity shares after me? What are the advantages of equity shares from the company point of view? So the very first advantage is no burden on earning. Why? Because dividend is declared only when there is sufficient profit. If company does not have profits or does not have sufficient profits, they are under no burden to declare the dividend. Second is permanent capital. Permanent capital means that the capital of the firm, capital equity capital is returned only at the time of winding up of the company, that is liquidation or resolution of the company, not before that. Then no charge on the asset. That means you need not to mortgage any of your asset as a security to issue equity shares. Then source of strength. Why? Because it creates a brand value or prestige for the organization. The share value creates a brand value or prestige for the organization. And the last is small nominal value. That means the value of one share is very nominal or very less, therefore it appeal to general public. General public can buy the shares easily. Fine. हम लोगों ने 5 याद किए. नो बर्डन ऑन अर्निंग, then permanent capital, then no charge on asset, source of strength, and small nominal value. Now from investor point of view, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये शेयर्स को खरीद रहा है, ठीक है, तो जो लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं उनको क्या मिलता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है? देखो बेटा, सबसे बड़ा एडवांटेज है फुल वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है. वो किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए नहीं वोट करते, वो किसी भी मैटर पर वोट कर सकते हैं. तो दे हैव फुल वोटिंग राइट. Next is limited liability. So the liability of the person who is purchasing these shares is limited to the nominal value of share. If the nominal value of share is rupees 10, then the liability of the shareholder will be limited to 10, no matter what losses company is facing. No company can call upon the shareholders to pay more than the nominal value. अगर कंपनी में बहुत लॉसेस भी चल रहे हैं तो भी एक शेयर होल्डर को सिर्फ नॉमिनल वैल्यू देनी होती है. सपोज मैंने 10 शेयर्स खरीदे हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो मेरी लाइबिलिटी 10 × 10 दैट इज 100 रुपीज़ है. 100 रुपीज़ से ज़्यादा मैं कंपनी को पे नहीं करूँगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. प्री एम्प्टिव राइट, एंड दिस इज द राइट ऑफ राइट इशू. अभी आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे राइट इशू. राइट इशू क्या होता है बेटा, एंड व्हाट इज प्रीएम्प्टिव राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट, मार्क इट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. तो व्हाट इज प्रीएम्प्टिव राइट? क्या होता है कि एक बार आपने शेयर्स इशू किए मार्केट में और कुछ शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स खरीद लिए, ठीक. उसके बाद आपको फिर से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आपने सोचा कि चलो फिर से शेयर्स इशू करते हैं. कंपनी ने सोचा कि चलो फिर से शेयर्स इशू करते हैं और जनरल पब्लिक को बोलते हैं हमारे शेयर्स खरीदिए, ठीक है ना. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव preemptive right. That means when the company will issue, make further public offering, FPO, further public offering, in that case company will ask their existing shareholders whether they are interested in buying the shares or not. If they are interested in buying the shares of the company, then it is their right that they will buy it. Fine. If they have bought all the shares, then company need not to go into the market. Fine. If they have not bought all the shares, then only for the remaining shares company will go in the market. इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कंपनी ने पहले शेयर्स इशू किए, जनरल पब्लिक के पास शेयर्स हैं. सपोज मेरे पास 500 शेयर्स हैं ऑलरेडी की एक कंपनी के. अब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो मार्केट में फिर से उन्होंने शेयर्स इशू किए ना. इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, कंपनी मार्केट में इशू करने से पहले मुझसे पूछेगी. क्यों? क्योंकि मैं उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ. वो मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको शेयर्स चाहिए.
अगर मैं हाँ बोल देती हूँ तो वो मुझे शेयर्स बेचेंगे। ठीक है, ये मेरा राइट है कि वो मुझसे पहले पूछने आए, दैट इज राइट इशू, कि वो मेरा राइट है कि वो पहले मुझसे पूछे। अब मैंने खरीद लिया, उसके बाद जितने शेयर्स बचते हैं, यानी कि सब शेयर होल्डर से उसने पूछ लिया, जिसको जितना खरीदना था खरीद लिया, अब उसके बाद जितने शेयर्स बचते हैं वो मार्केट में इशू कर देते हैं। दिस इज प्री एम्प्टिव राइट, प्लीज डबल टिक इट। दिस प्री एम्प्टिव राइट इज अवेलेबल टू ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं। फाइन। एंड देन नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। क्या होता है कि जो भी डिविडेंड से इनकम आता है, तो वो आप ऑलरेडी, चूंकि कंपनी उस इनकम पर डिविडेंड पे कर चुकी होती, टैक्स पे कर चुकी होती है, इसके लिए वो डिविडेंड पर टैक्स इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता है। ठीक। सो व्हाट आर द फोर एडवांटेजेस? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज फुल वोटिंग राइट। Second is limited liability, that means liability is limited to the nominal value of the shares. Third is preemptive right. Preemptive right means right of participating in the purchase of shares from further public offering. And the last is not required to पे इनकम टैक्स, यानी कि जो डिविडेंड हमें मिला है इनकम के तौर पर, उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। दैट इज फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। नाउ there are certain disadvantages also. Now when we talk about disadvantages, तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज देखोगे, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास फुल वोटिंग राइट होता है। तो क्या होता है कि अगर जिसके पास फुल वोटिंग वोटिंग राइट्स है, उन्हीं के पास कंट्रोल है बिजनेस का। तो क्या होता है कि अगर जिन लोगों के पास मैक्सिमम शेयर्स होते हैं, फिर वही बिजनेस का कंट्रोल करने लगते हैं, एंड दिस कंट्रोल कैन एंड अप इनटू मैनिपुलेशंस। Right? Therefore, the very first disadvantage is manipulation of control. Next is danger of over capitalization. क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका राइट कम हो जाए या उनका राइट डाइल्यूट हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स ही इशू करते रहते हैं। तो दैट एंड्स अप इन डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। और और भी बहुत सारे एडवांटेजेस जो इक्विटी शेयर्स के हैं, उनकी वजह से भी कभी कभी कंपनी केवल इक्विटी शेयर्स ही इशू करती रहती है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन का डेंजर हो जाता है। देन costly. Now, issuing equity share is costly process. Why? Because you have to undergo, there are share issue expenses, there is brokerage commission which is payable, and other administrative costs which is incurred. So the process of issuing equity shares is costly. And the last is inflexible. क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट सेट होती है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सपोज हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल है कि 10 लाख से ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपकी कैपिटल सेट हो गई है 10 लाख, तो आपके 10 लाख से ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। ना दिस इज अ बिग इनफ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कंपनी, कि उसके पास एक लिमिट है। राइट। नाउ फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज हाई रिस्क। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो शेयर्स हैं उनकी जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती हैं। और दूसरी बात, डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। तो इट इज़ अनसर्टेन ऑल्सो, therefore for investor it is of high risk. Then unhealthy speculation। तो क्या होता है, आपने शेयर मार्केट में जनरली देखा होगा कि ये जो अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, आपने वर्ड पढ़ा होगा शेयर मार्केट में, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर प्राइस पर स्पेक्यूलेट करते हैं। ठीक है। एक हद तक ये स्पेक्यूलेशन ठीक है, लेकिन कई बार ये स्पेक्यूलेशन अनहेल्दी हो जाता है और इट टेंड्स टू लॉस फॉर द इन्वेस्टर, ह्यूज लॉसेस। Fine. And last is oppression of minority. बेटा, what do you mean by oppression of minority? क्या होता है कि ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव डालना या माइनॉरिटी को सप्रेस करना। ठीक है।
तो जिन आपने पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, तो जिन शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, तो उनके पास ज़्यादा वोटिंग राइट है। तो क्या होता है, जिन शेयर होल्डर्स के पास कम शेयर्स होते हैं या परसेंटेज जिनका कम होता है, उनके वोट ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग में आते हैं। तो इट इज़ टर्म्ड बेस्ट ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स जिनके पास कम शेयर होल्डर्स हैं और जो माइनॉरिटी में आ गए। एक हो गया मेजॉरिटी जिनके पास ज़्यादा शेयर्स है, हो गया माइनॉरिटी जिनके पास कम शेयर्स है, तो उसको सप्रेस करने लगते हैं मेजॉरिटी वाले। नाउ दैट इज डिसएडवांटेजेस फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरे पास कम शेयर्स है, तो मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरा से नहीं रहेगा। भले मेरे पास वोटिंग राइट है, लेकिन मेरे वोटिंग की जो वैल्यू है वही बहुत कम है, तो हमारा इन्वेस्टर्स को कोई से नहीं रहेगा। ठीक ना। So this is equity shareholders. Now come on to preference shareholders. ना मैंने आपको बताया कि दो राइट जो हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ना कम ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइप्स। ठीक है, there are different types of preference shareholders. One is cumulative and non-cumulative. Cumulative and non-cumulative is based on the accumulation of dividend. आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देते हैं और परसेंटेज उसका फिक्स रहता है कि 14% या 15% डिविडेंड उनको हम देंगे, वट एवर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो ये जो डिविडेंड है, ये प्रॉफिट होगा तो आप पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नहीं पे करेंगे ना। दिस इज नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है। फॉर इंस्टेंस, कंपनी में इस बार कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तो जो डिविडेंड वो नहीं दे पाई वो एक्यूमुलेट हो गया। यानी कि अगले साल जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसको पिछला साल का भी पैसा देना पड़ेगा डिविडेंड का, और इस साल का भी देना पड़ेगा, अगले साल का भी देना पड़ेगा। तो 2 साल का कंबाइंड डिविडेंड का पैसा देना पड़ता है। नॉट दिस इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहना, और एक साथ हम डिविडेंड पे करते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि दे आर गोइंग टू गेट डिविडेंड एट अ फिक्स रेट if there will be profit. If there will be no profit, company is under no foundation to pay them. Fine. Difference समझ में है, cumulative and non cumulative. Now second is participative and non participative. ना पार्टिसिपेशन, किस चीज का पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट का। लेफ्ट ओवर प्रॉफिट कैसे आया, पहले आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया, उसके बाद वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही देना है, भले प्रॉफिट हो या ना हो। उसके बाद प्रॉफिट अगर बचा तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड दे दिया, 14%, 15%, वट एवर। उसके बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक सर्टेन अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कुछ प्रॉफिट अगर बच जाता है, तो उसमें अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होता है या उनको हमें देना होता है, देन दैट इज टर्म टू बी एज पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। एंड नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब है कि उनका कोई राइट नहीं है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट में उनका कोई राइट नहीं है। यानी कि इक्विटी शेयर्स होल्डर को देने के बाद अगर प्रॉफिट बच भी गया तब भी हम प्रेफरेंस को नहीं देंगे, उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव। देन थर्ड इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन से वर्ड आया कन्वर्टेबल। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, इन दैट केस those preference shares are termed to be as convertible preference shares. अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। And last is redeemable and irredeemable. Now, redeemable and irredeemable means it is based on refund of capital before expiry of time. क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करते हैं तो हम एक टाइम पीरियड उसमें असाइन कर सकते हैं कि दे कैन बी रिफंडेड आफ्टर 20 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो ऐसे केसेस में इनको बोलते हैं हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर ऐसा कोई टाइम स्लॉट नहीं देते हैं हम उन्हें, तो उनको बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
But remember, this redemption is purely company discretion. It is based on article of association. What article of association of a company says. So this you should mention in the answer. Now, what are the advantages of preference shares from company point of view? Now, see, um, if you are giving certain rights to the shareholders, the investors, sorry, then of course it appeal to the investor. आप यहाँ पर इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी टाइप की दे रहे हैं कि आपको हम कुछ नहीं तो 14% का डिविडेंड देंगे। ठीक है, एक फिक्स डिविडेंड आपने दे दिया उनको, या जब वाइंडिंग अप होगा तो हम आपके पैसे पहले वापस करेंगे। दिस अपील्स टू कॉशियस इन्वेस्टर एंड it is easy to sell shares in the market. First is appeal to cautious investor. Cautious मतलब जो इन्वेस्टर सतर्क रहते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको ओनर तो बनना है मगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं। Now, no burden on profits. See, it is in the case of non-cumulative preference shares कि अगर प्रॉफिट है तो हम उनको फिक्स रेट से देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम फिक्स रेट से नहीं देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। बट इफ इट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये एडवांटेज नहीं है। तो वेन एवर यू आर मेंशनिंग द पॉइंट नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, यू शुड मेंशन दैट in case of non-cumulative preference shares. Profits, if there will be profit, then only the dividend will be given. Okay. Then no interference in the management. This is the difference between equity shares and preference shares. Equity shares enjoy full voting right, whereas preference shares does not enjoy voting right, full voting right. Their voting right is limited to the matter concerned to them only. Fine. तो क्या होता है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट। देन नो चार्ज ऑन द एसेट, अनलाइक डिबेंचर्स, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा अनलाइक डिबेंचर्स, assets are not mortgage for preference shares. एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने पढ़ा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रीपेड एज एंड व्हेन कंपनी डज नॉट नीड इट, hence the capital can be made flexible. Fine. So what are the advantage from company point of view? The very first one is appeal to cautious investor. Second one is no burden on profits. If there will be profit, only then the dividend will be given. Third is no interference in the management because they don't enjoy full voting right. No charge on the asset because security is not given or any asset is not mortgaged. And the last is flexibility. That means redeemable. Please mention the particular preference shareholder that is redeemable, है ना। यहाँ पर redeemable word आएगा, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट में नॉन क्यूमुलेटिव वर्ड आएगा। इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. So from investor point of view, as the very first line says, appeal to cautious investors, same as you can say for investor point of view, low risk. ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है और इसमें डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा, आपको अगले साल भी मिल जाएगा. देन दे कैन गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड. Now, what are the disadvantage? So, disadvantage can be costly source क्योंकि पेपर वर्क बहुत होता है, अंडर राइटिंग और ब्रोकरेज बहुत देना पड़ता है. डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी अ बर्डन, आपको 2 साल का शेयर डिविडेंड एक साथ देना पड़ सकता है. And from investor point of view, disadvantage is lack of voting right because they cannot vote on every matter. Fear of being shown the door because the capital can be repaid. तो आप जब भी ज़रूरत ना हो आप उनको हटा भी सकते हैं. एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन, बेटा जो वैल्यूएशन होती है शेयर मार्केट में वो इक्विटी शेयर्स की होती है. ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है. अगर उन्होंने 100 रुपीज़ स्पेंड किए तो 100 ही वापस मिलेंगे. एंड नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, एक्सेप्ट क्यूमुलेटिव, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा.
Fine. Please, children, point of view is very important, and do mention the type of preferences. अगर कोई specific type की बात हो रही है advantage या disadvantage में, उसको ज़रूर mention करिएगा. इक्विटी शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेफरेंस शेयर्स में एडवांटेजेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ कम ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स द नॉमिनल वैल्यू इज लेस, and for preference shareholders nominal value is high. Nominal value मतलब value of one share. Then risk in equity share is comparatively high and risk is low in preference shareholders. I think there's something wrong which is printed. Let me correct it. Fine. Risk is low in preference shareholders and risk is high in equity shareholders. Fine. Now, um, another is full voting right. So equity shares enjoys full voting right, whereas preference shareholders enjoy limited voting right. Rate of dividend varies. So equity shareholders rate is not fixed. Fine, it varies according to the profit, whereas rate of dividend is fixed in case of preference shareholders. And dividend is paid to equity shareholders after the preference shareholders, whereas dividend is paid before the equity shareholders. Difference is very, very important. Fine. So at least learn five difference. So now let's move on to another topic, which is bonus shares. Now there are some small topics: bonus shares, ESOP, sweat equity shares, and right issue. Fine. Let's cover up this very quickly. Now, what is bonus shares? Bonus shares, please mark it from MCQ point of view, from a case study point of view, from both point of view, it is very important. Bonus shares को हम capitalization of undistributed profit भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Capitalization of undistributed profit. क्या होता है कि कई बार कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया, हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है. तो कई बार कंपनी के पास अच्छा खासा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है. सो इन दैट केस company can issue fully paid shares to their existing shareholders free of charge in proportion to their existing shareholdings. ठीक है. उस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर देने के बजाय हम क्या करते हैं, उसी प्रॉफिट को कैपिटल बना देते हैं, यानी कि उस प्रॉफिट को शेयर्स बना देते हैं. ठीक. और इन्हीं शेयर्स को हम फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग को बोनस सैलरी के साथ बोनस मिलता है, ठीक उसी तरीके से इन लोगों को शेयर्स मिलते हैं इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. ठीक है. बट डू रिमेंबर दैट यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फुल्ली पेड शेयर. दैट मीन्स अगर आप किसी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने अपने पहले शेयर्स के सारे पैसे दे दिए हों. दैट मीन्स इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 rupees, so he must have paid all 10 rupees. Only then you will be issuing bonus shares to the shareholder. ठीक है. Second is existing shareholders. That means these shares are only issued to the existing shareholders. Okay. Third is article of association must authorize along with board authorization. ठीक है. दो ऑथराइजेशन चाहिए, एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना चाहिए इस चीज़ को इन जनरल मीटिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट to whomsoever you are issuing this bonus shares, they should not have defaulted in um, payment to the company. Any payment, debt payment, interest payment, whatever payment is there, or there should be no amount which is left to be paid by the shareholders. ठीक है.
only then you can issue bonus shares to that particular shareholder. So, very important point, it is the capitalization. Word is capitalization of undistributed profit. Fine. Instead of giving the undistributed profit in the form of dividend, what a company does, they capitalize it. They convert that profit into shares and they issue shares free of cost or without taking any money to their existing shareholders, those who have fully paid the shares. For this, articles of association and board of directors must authorize. Right? Now come on to the right issue. Now, what do you mean by right issue? अभी मैंने आपको preemptive right बताया था. क्या होता है preemptive right? Preemptive right का मतलब होता है right of existing shareholders. और इस राइट में क्या होता है कि जब हम बाहर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स करेंगे, यानी कि फिर से शेयर्स इशू करने जाएंगे मार्केट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछना पड़ेगा कि आपको कोई शेयर खरीदना है. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं कंपनी के और शेयर्स, तो पहले हम उनको सेल करेंगे. उसके बाद अगर शेयर्स बचेगा तो मार्केट में सेल करेंगे. दिस इज टर्म टू बी एज प्री एम्प्टिव राइट. What is ESOP? ESOP or Employee Stock Option Plan. But please mark it. Many a times people are confused with ESOP or sweat equity share. Fine, there is very little difference between the two, so you should know that. Now, what is ESOP? ESOP is a scheme under which an employee of a company is given a right. It is a right to purchase a specified number of its shares at stipulated price during a given period of time. इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हम एक राइट दे रहे हैं. हम उनको शेयर नहीं दे रहे, उनको सिर्फ राइट दे रहे हैं कि आप चाहें तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं एट स्टिपुलेटेड प्राइस. स्टिपुलेटेड प्राइस मीन्स प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस पर आप खरीद सकते हैं. वो प्राइस डिसाइड किया जाता है किस प्राइस पर खरीद सकते हैं, इसीलिए स्टिपुलेटेड प्राइस बोला गया है. विच इज जनरली बिलो द मार्केट प्राइस, विच इज बिलो द मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट यू आर डूइंग, you are giving a right to purchase a specified number of shares of the company at a stipulated price during a given period of time. और ये राइट किसको दिया जा रहा है, ये राइट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है. तो हर एम्प्लॉय को ये राइट मिलता है? नहीं, ये राइट उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं. और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी कुछ भी डिसाइड कर सकती है, जैसे कि मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस, that can be one eligibility criteria. Fine. So ESOP is just a right which is given to employee. And what is the right? It is the right to purchase a specified number of shares of the company at stipulated price which is below the market price during a given period of time. तो ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. Now come on to sweat equity shares. You can issue, a company can issue sweat equity shares only under section 79A. Now, issued to employees or directors at a discount for consideration other than cash or for providing know-how or making available intellectual property right. देखिए ऊपर वाले जो ESOP है उसमें आपको क्या बताया गया है कि इसमें आपको स्टिपुलेटेड प्राइस पे करना पड़ेगा. ठीक है, और तभी आप वो शेयर्स खरीद सकते हैं, और वो भी जब आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो. दैट इज फॉर कॉम्पनसेशन पैकेज जैसा होता है. वेयर एज स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट बट इट इज इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश.
fine, and for providing technical know-how और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड बेसिकली ये जो स्वेट इक्विटी शेयर इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि जो एक अच्छा टैलेंट है टू रिटेन द टैलेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय। नाउ कम ऑन टू retain earnings, plowing back of profit. Many a times retain earning question is asked. Why? Because here you are not going to general public. Here, in this case of retain earnings, you are self-financing the project or business. So what is retained earning? It is the plowing back of profit. Whatever profits you have retained in the business, now you are using those profits for financing it. Now that is termed as plowing back of profit or self-financing method. It is the internal method of financing. Plowing back of profit, self-financing, or internal method of financing. Fine. Mark the word internal method. Why? Because it can be asked in fill in the blanks or MCQ, anything. Right? Now, what is retained earnings? I have told you. Now, what are the advantages and disadvantages? Both are very very important. Advantages of retained earning. So the very first advantage is it is convenient and economical. Of course, if you are using your own money to support your business or finance your business, it is very economical. आपको ना किसी कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, ना कोई पेपर वर्क करना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी। आप क्या कर रहे हो, अपने रिजर्व एंड सरप्लस को ही यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने ना अपने शेयर्स या डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसी को टच नहीं किया है। तो इसमें क्या है, आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो फ्लेक्सिबल रहता है फ्यूचर के लिए। ऐड टू द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिट वर्दिनेस कैसे, कि इससे पता चल रहा है कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, इतना कमा रही है कि आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट एड्स अप टू द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। एंड इट कैन बी यूज्ड टू रिडीम डेट्स। जैसे कि आप डिबेंचर्स को भी रिडीम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, so what is the advantage? Convenient and economical. Convenient and economical. Financial structure flexibility adds to credit worthiness and it can be used to redeem debts. Now, what are the advantages from investor point of view? Investor point of view से advantage ये है कि भाई safety of funds है। Shareholders of a company having a large reserve and surplus get the benefit of safety of investment. ठीक है, उनके फंड्स इधर उधर यूज नहीं हो रहे, उनके फंड्स वापस से बिजनेस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड। शेयरहोल्डर विल रिसीव रेगुलर डिविडेंड एज एफिशिएंसी ऑफ 1 ईयर विल बी मेड गुड आफ्टर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपके पास अगर रिटेन अर्निंग्स रहती है तो आप जो डिविडेंड है वो पुरानी अर्निंग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इट ऑल्सो इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, now come on to the demerits. Demerits में क्या है, the management of the company may not always use the retained earning in the benefit of the shareholder. It may invest them in unprofitable field or may spend them wastefully. Right? क्या होता है कि जब बेटा बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स हो जाते हैं तो अभी आपने पढ़ा बोनस शेयर। बोनस शेयर मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो रिटेन अर्निंग्स को ही कैपिटलाइज करते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स ये जो कैपिटलाइज करने के चक्कर में ओवर कैपिटलाइज हो जाता है, ज़्यादा कैपिटलाइज हो जाता है, तो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, डिससेटिस्फैक्शन टू द शेयर होल्डर्स। कई बार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो मिल नहीं रहा है, वो पैसा बिजनेस में रखा हुआ है, रिटेन है, तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स भी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड अनबैलेंस्ड इंडस्ट्री। Now we come on to debentures. Now, who are debentures? They are the creditors of the company and the debentures come to be as borrowed funds. क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं वैसे ही आप मार्केट में डिबेंचर्स भी इशू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जनरल पब्लिक से को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। यहाँ आप जनरल पब्लिक से कह रहे हैं आप मुझे इतना पैसा लोन के तौर पर दीजिए। ठीक है, आप जनरल पब्लिक से लोन के तौर पर मांग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। फाइन। Now, the types of debentures are very very important, of course.
So the very first one is naked and mortgaged debenture. Now this type is based on security given. If no security is given, then the debenture is termed to be as naked debenture. Whereas if the security is given, then the debenture is termed to be as mortgaged debenture. Fine. Then redeemable and irredeemable. Redeemable debentures are those debentures whose principal amount is repaid within a specified period of time. Fine. Whereas irredeemable debentures, the amount of debentures is not repaid. It is only repaid at the time of winding up of the company. In India, we cannot issue irredeemable debentures. Bearer and registered debentures. Bearer debentures means it is based. This type is based on transfer. Fine. If the debenture can be transferred by mere delivery, आपने बस जैसे चेक की mere delivery होती है, bearer check होता है, वैसे ही bearer debentures है. Whosoever will present the debenture will get the payment of interest or the principal amount. So based on the transfer, if the transfer can be done by mere delivery of the certificate, then it is bearer debenture. Whereas for registered debentures, the name of the debenture holder should appear in the registers of company. ठीक है. ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी उसे ट्रांसफर माना जाता है. कंपनी की बुक में नाम बदला जाता है डिबेंचर होल्डर का, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर. ठीक है. कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्शन. ठीक है. अगर डिबेंचर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब उनका अगर आपको रीपेमेंट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके करना हो, तो दे आर टर्म टू बी एज कन्वर्टेबल डिबेंचर. अगर ऐसा कोई राइट नहीं है तो दे आर टर्म टू बी एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिबेंचर्स के एडवांटेज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर होता है. ठीक है. तो बस आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर एक लोन है जो हम जनरल पब्लिक से लेते हैं. तो जो जनरल पब्लिक होती है वो हमारी कंपनी की क्रेडिटर बन जाती है. ठीक है. और हमें उसको फिक्स इंटरेस्ट देना है हर साल, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनके पैसे वापस करने. जैसे हमें लोन के पैसे वापस करने हैं और फिक्स इंटरेस्ट देना है, ठीक उसी तरीके से एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनके पैसे वापस करने हैं और हर साल इंटरेस्ट देना है. अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ईजिली लिख सकते हैं. अगर आप एडवांटेज की बात करें फ्रॉम डिबेंचर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, so the very first advantage is fixed return. That means the interest rate is fixed. No matter whether there is profit or not in the business, but interest the debenture holders has to be paid every year. So एक तरीके से ये रेगुलर रिटर्न भी है. फिक्स इंटरेस्ट है, रेट आपको पता है कितना आएगा, ये पता है इंटरेस्ट. दूसरा रेगुलर रिटर्न. दैट मीन्स यू हैव टू पे देम रेगुलरली इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट. थर्ड इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो लोन है तो एसेट मॉर्गेज होती हैं, तो इट इज़ द इन्वेस्टमेंट इज सेफ फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. बस यही चीज़ आपके कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज हो जाती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज एडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इकोनॉमिकल सोर्स. देखो आप इस इट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू issue debentures at low cost. Fine. Freedom of management, that means debenture holders they don't have any voting right. तो मैनेजमेंट में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. देयरफॉर इट इज फ्रीडम, देयर इज फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट. नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं कि कंपनी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स. दैट मीन्स ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड. जिस कंपनी में एक बैलेंस होता है बिटवीन ओन फंड एंड बोरोड फंड, उस कंपनी में जो अर्निंग होती है शेयर होल्डर्स की वो ज़्यादा होती है. ठीक है. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ borrowed fund in capital structure, and then the tax relief.
नॉट व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स रिलीफ? जो आप इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देते हैं, वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है फ्रॉम इनकम, फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स आप पहले अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आप टैक्स देंगे। जबकि डिविडेंड के केस में क्या होता है कि आपने पहले प्रॉफिट, इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स दिया, उसके बाद हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है। Now repeat after me. What is advantages from debenture holder point of view? Fixed return, that means interest rate is fixed. Regular return, that means interest has to be paid on regular basis. And the last is safety of investment because asset is mortgaged. Now, from company point of view, it is economical source, that means low cost paperwork भी कम होता है, और issue costs such as brokerage commission, that is also very very less. Then next is freedom of management because the venture holder does not have any voting right. Trading on equity, proper leverage is there between the own funds and borrowed funds. Financial leverage is there. What is financial leverage? And the last is tax relief. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट आता है that is deducted from the profit of the firm and then only the tax is paid. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू? जो जो एडवांटेज डिबेंचर होल्डर के हैं वो आप डिसएडवांटेज बता सकते हो। अब डिबेंचर होल्डर के एडवांटेज क्या आते हैं? फिक्स रिटर्न। तो अगर आपको डिबेंचर होल्डर को फिक्स रिटर्न देना है कंपनी को, तो एक बर्डन है कंपनी के लिए कि उसको देना है फिक्स रिटर्न, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट। देन रेगुलर रिटर्न, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिटर्न ऑल्सो देयर इज बर्डन। देन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि आपने एसेट को मॉर्टगेज किया है। और दिस इज अगेन द डिसएडवांटेज फॉर कंपनी, दैट एसेट इज मॉर्टगेज। फाइन। और रिडक्शन इन डिविडेंड, द लास्ट पॉइंट। ना व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन डिविडेंड? जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जब प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ऑफकोर्स जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो वो भी डिक्रीज हो जाता है। देन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, द disadvantage is that you don't have any voting right. Then high unit price, that means the cost of one debenture, the price of one debenture is high. तो क्या होता है कि एक इन्वेस्टर कम डिबेंचर्स खरीद पाता है क्योंकि एक डिबेंचर की प्राइस हाई होती है। एंड अनअट्रैक्टिव, क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है तो अनअट्रैक्टिव भी होते हैं। देखिए, आप आपने अगर एडवांटेज याद कर लिया है तो उसी का ऑपोजिट अगर आप डिबेंचर होल्डर के एडवांटेज की बात करें तो वो हो गए कंपनी के डिसएडवांटेज। अगर आप कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो वो हो गए डिसएडवांटेज डिबेंचर होल्डर के। राइट। Now, very important, that is the difference between equity and debentures. So equity is owned fund, whereas debenture is borrowed fund. Equity has full voting right, whereas debenture holders does not have any voting right. Equity shares receive dividend, whereas debenture receives interest. Um, then equity shares, they are non-convertible, and debentures, they are convertible. They can be converted into shares. Then no security and high risk in equity shares, whereas there is security and low risk in debentures. Fine. So do learn the difference between equity shares and debentures also. Now there are two more types of sources of finance. One is loan from commercial bank, long-term loan from commercial bank, and the last one is loan from financial institutions. So in India, you have various financial institutions such as ICICI, IDBI, IFCI, SIDBI, UTI. So there are various financial institutions which provide long-term and medium-term finance to the business. Fine. Now they are one of the very major source. They are one of the major source of finance for business. Fine. And they not only give finance, they give promotional and technical and managerial service also. And technical know-how, managerial service also. Now, what are the advantages of taking loan from these financial institutions? See, uh, see, sometimes it happen that if the company is very new, then they find it difficult to raise
shares or to raise debentures and get money from the general public because the company is new and no goodwill or prestige has been established for that company. In that case, financial institutions are there. They finance the project. They look into the project and they finance it. So, at a time of growing phase of a firm, uh, it is easy to get loan from these financial institutions. And second major advantage is that they provide technical and managerial services also to the firm. Fine. So, class, this is one of the part of sources of finance where we have discussed long-term sources of finance. Since the chapter is very lengthy, so I have divided this video into two parts. Now, the second part of that video will be based on short-term sources of finance. From In that, commercial banks are very important. Short-term sources of finance is very important in 2.5 marks question, and for MCQ also, it is very very important. Fine. So keep studying. Right now, there is no time to take rest. Utilize each and every minute, and wherever you face problem, you just ask me. Fine. Thank you.